हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमजी पॉलीटेक्निक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ये अप्लाइड मैकेनिक्स का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अप्लाइड मैकेनिक्स का जो सिलेबस था, जितना भी सिलेबस था, कितने भागों में विभाजित किया गया था और कैसे कैसे हमें उसको कवर करना है। ये आपका दूसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे। तो यूनिट 1 जैसा कि आपको पहले वाले लेक्चर में पता है, इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन हम लोग शुरू करते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में। मैं इसको थोड़ा सा आपको बताते चलूँ इंट्रोडक्शन में होगा क्या। इंट्रोडक्शन जो है उसका नाम मतलब इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें आपको सब्जेक्ट के बारे में परिचय बताना होता है। जो बेसिक नॉलेज होती है, जो बेसिक डेफिनेशंस होती है, वो सारी चीज़ें आपकी आती हैं इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे। जैसे हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी है, एक वर्ड है क्वांटिटी का। तो हम पहले आज समझ लेते हैं क्वांटिटी होती क्या है। इसे हिंदी में कहते हैं राशि। अब राशि क्या होती है? बस दोस्तों, किसी भी वस्तु की कितनी मात्रा है या उसकी कितनी संख्या है, ऐसे परिमाण को बताने वाली संख्या को आप क्या कहते हैं? क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि अ नंबर और अ क्वांटिटी of an object is known as quantity। आपको मालूम है कि कोई भी वस्तु होती है तो उस वस्तु को परिभाषित करने के लिए, उसका पूरा एक इंफॉर्मेशन देने के लिए हमें उसका संख्या बताना पड़ता है कि वो वस्तु कितनी मात्रा में उपलब्ध है। तो उसी संख्या को, उसी परिणाम वाले संख्या को आप क्या कहते हैं? क्वांटिटी। फाइन। क्वांटिटी को हिंदी में आप कहते हैं राशि। इसका अगर आप हिंदी वर्जन आप सुनेंगे, इसका हिंदी वर्जन आप देखेंगे तो किसी वस्तु की संख्या का परिमाण बताने वाले संख्या को राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। जैसे सपोज हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया भार। कोई भी वस्तु है, उसका कुछ ना कुछ भार होगा। तो किसी भी वस्तु का सिर्फ इतना बता देना कि उस वस्तु में इतना भार है, इससे उस वस्तु का कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलता है जब तक कि आप प्रॉपरली उसका एक संख्या नहीं बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये कलम है, इसका कुछ ना कुछ भार है, जैसे 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम। जैसे आपके पास टेबल है, कुर्सी, मेज़ है, उसका कुछ ना कुछ भार होगा। तो वो जो संख्या है जो उसको भार को प्रदर्शित करती है, वही क्या है? क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वांटिटी में भी अब 2 टाइप के क्वांटिटीज डिवाइड हो जाती हैं। क्वांटिटी को आप फर्दर 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, हिंदी में देखेंगे स्केलर क्वांटिटी को क्या कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटी को क्या कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी को कहते हैं अदिश राशि और वेक्टर क्वांटिटी को कहते हैं सदिश राशि। ये क्वांटिटी के 2 विभिन्न भाग हैं, एक है अदिश राशि एवं सदिश राशि। अब इसका मतलब समझते हैं कि सदिश राशि क्या होता है और अदिश राशि क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी। बच्चों, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है किसी भी वस्तु को बताने के लिए जब आप उसका स्वयं खाली परिमाण ही बताने से ही उसकी सारी जानकारी आपको
प्राप्त हो जाती है। यानी ऑब्जेक्ट हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन it is said to be as scalar quantity। ठीक है बच्चों, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन इट इज सेड टू बी एज स्केलर क्वांटिटी। यानी कि वो वस्तु जिसका सिर्फ परिमाण भर बता देने से उसके बारे में आपको सारी जानकारियां मिल जाती हैं, ऐसे ही वस्तुओं को आप क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। जैसे इसका एग्जांपल है मास, द्रव्यमान, ठीक है। दूसरा है प्रेशर, ठीक है। तीसरा है पावर यानी ऊर्जा, और तीसरा चौथा है टाइम यानी समय। अब आप इन एग्जाम्पल्स में देखेंगे ये जितने भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखा हुआ है मास, प्रेशर, पावर, टाइम, इनका सिर्फ संख्यात्मक वैल्यू बता देने से ही आपकी सारी जानकारियाँ इसके बारे में प्राप्त हो जाती हैं। तो ऐसे ही क्वांटिटीज़ को जिसमें सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड के, इनके परिमाण को बता देने से वो पूरी क्वांटिटी डिफाइन हो जाती है, ऐसे ही क्वांटिटीज़ को आप कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। वेयर एज दूसरे अगर फॉर्म में देखेंगे तो आपका जो दूसरा क्वांटिटी है वो है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है बच्चों कि जो भी वस्तु को डिफाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए उनके परिमाण के साथ साथ उनकी दिशा बताना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे क्वांटिटीज़ को आप क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन is said to be as vector क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। स्केलर क्वांटिटी आपने पढ़ी, क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिस वस्तु को निर्धारित करने के लिए, परिभाषित करने के लिए सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड या परिमाण बता देने से ही वो पूरी ऑब्जेक्ट डिफाइन हो जाती है, उसके बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को, ऐसे क्वांटिटी को आप कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। वेयर एज जहाँ वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जहाँ पे वस्तुओं के मैग्नीट्यूड या परिमाण को बताने के साथ साथ आपको उसकी दिशा भी बतानी पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि फोर्स यानी बल, ठीक है। उसी तरीके से एक्सेलरेशन, ठीक है। उसी तरीके से हो गया वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, इसमें जितने भी क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इसमें आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड, उसके साथ साथ उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि कौन सा डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तब ये दोनों जानकारियां मिलके पूरे फोर्स के बारे में आपको पूर्ण जानकारियां देती हैं। इसीलिए ये सारी क्वांटिटीज़ आपकी किसकी कैटेगरी में आएंगी? वेक्टर कैटेगरी में आएंगी, वेक्टर क्वांटिटी के कैटेगरी में आएंगी। तो ये चीज़ें थी स्केलर की और वेक्टर क्वांटिटीज़ की। ये दोनों चीज़ें किस में आती हैं? क्वांटिटीज़ में आती हैं। तो बच्चों अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा? अभी हम लोग ने इंट्रोडक्शन में क्वांटिटीज़ के बारे में जाना कि क्वांटिटीज़ होती क्या हैं। किसी भी वस्तु की मात्रा या उनकी संख्या को बताने वाली, परिमाण को बताने वाली संख्या को क्या कहते हैं? क्वांटिटी कहते हैं, राशि कहते हैं। फिर क्वांटिटी में हमने दो टाइप के क्वांटिटीज़ पढ़ी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। सीधा सीधा बेसिकली आप ये देखें, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड भर बता देने से उस क्वांटिटी का सारा डेफिनेशन आपको पता चल जाता है, सारी परिभाषाएं पता चल जाती हैं, सारी जानकारियां मिल जाती हैं।
और साथ ही साथ वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन देना भी, निर्धारित करना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। देखिए अब इसको और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम किसी भी वस्तु का मास बताते हैं, द्रव्यमान बताते हैं, ये कोई भी ऑब्जेक्ट का मास सिर्फ 5 किलो, 6 किलो, 10 किलो इतना ही हो सकता है, या जितनी भी क्वांटिटी होगा, जितना भी मास होगा, वही उसके बारे में ही सारी जानकारी दे देता है। लेकिन ये कहना कि 5 किलो उत्तर दिशा में, 5 किलो दक्षिण दिशा में, ये बिल्कुल व्यंग बात है, इससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि जब आप फोर्स की या बल की बात करेंगे तो आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ेगा कि जैसे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो किस डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फोर्स को डिफाइन करने में। क्योंकि फोर्स जब पॉजिटिव डायरेक्शन होगा तब वो एप्लीकेबल होगा, जब निगेटिव होगा तो फिर वो वर्क डन भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें कि डायरेक्शन देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ऐसे क्वांटिटीज़ को आप क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज़। तो आई होप कि आप दोनों को ये चीज़ें बहुत चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद बच्चों एक जो टॉपिक आता है, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, मैं इसको भी रब करने जा रहा हूँ। बच्चों देखिए, ध्यान देते चलिए। वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपको एक बुक लेके बैठनी है, अपनी कॉपी या पेन लेके बैठना है। जो चीज़ यहाँ लिखवाई जा रही है आप स्क्रीनशॉट बेशक लेके रख सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप उसका नोट्स बनाते चलें, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आप जब अपने दिमाग से लिखेंगे तो वो चीज़ें दिमाग में कॉपी होती रहती है। तो इसीलिए बेहतर यह है कि आप जो यहाँ पर देखें, जो लिखा हुआ पाएँ, उसको आप अपनी कॉपी में भी उतार लें। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक था वो ये था नेचर ऑफ फोर्स, यानी बल का नेचर क्या होता है ना। इसमें हम लोग जनरली पढ़ेंगे टेंसाइल फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक था आपका इंट्रोडक्शन के यूनिट में नेचर ऑफ फोर्स। ठीक है। इस नेचर ऑफ फोर्स में आप दो टाइप के जनरली फोर्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्स। पहला है टेंसाइल फोर्स, जिसे आप तनाव बल कहते हैं, और दूसरा है कंप्रेसिव फोर्स, जिसे आप हिंदी में कहते हैं संपीड़न बल। ठीक है। तो बच्चों इनका कॉन्सेप्ट समझते चलेंगे। टेंसाइल फोर्स क्या होता है? टेंसाइल फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट को खींचने के प्रभाव को उत्पन्न करता है। जैसे कि मान लीजिए, उसको एक एग्जांपल से देके समझिए कि आपका एक बॉडी है M, ठीक है। इस बॉडी में डिफॉर्मेशन करने के लिए यदि आप फोर्स लगाते हैं, ठीक है, और दोनों फोर्स इक्वल अमाउंट के हैं, ठीक है। अब क्या है कि जब भी आप इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा चुके हैं तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि अब इसके शेप और साइज में चेंजिंग आना शुरू हो जाएगा। यानी अब ये जो साइज था इसका ऑब्जेक्ट का, वो अब पतला होकर के या लंबड़ा होकर के क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो बदलाव आया है, जो परिवर्तन आया है ऑब्जेक्ट में, वो किस कारण आया है? कोई बाहरी बल लगाने के कारण आया है। अब ये बल इस ऑब्जेक्ट को लमड़ा रहा है, खींच रहा है, क्योंकि इसके डिस्टेंस में, इसके जो लेंथ में चेंजिंग आ जा रही है। तो ऐसे फोर्स को आप क्या कहेंगे? टेंसाइल फोर्स कहेंगे। या फिर इसको एक शब्द में कहें कि वह बल किसी वस्तु के मध्य बिंदु से बाहर की तरफ लगे, ऐसे बल को आप क्या कहेंगे? टेंसाइल फोर्स कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, इसका मध्य बिंदु कुछ यहाँ कहीं होगा, G पॉइंट पर। अब अगर आपने यहाँ फोर्स लगा दिया और इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, तो इसका जो फाइनल डिफॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके का होगा।
बॉडी कुछ इस तरह से थी, लेकिन आपने जब इस पे बाहरी बल लगा दिया तो इसका डिफॉर्मेशन होके अब फाइनल ऑब्जेक्ट ये बन गया है। तो अब ये जो फॉर्मेशन हुआ है, आपको इसमें ध्यान देना है कि ये जो बल लग रहा है ये बिंदु से बाहर की ओर लग रहा है कि अंदर की ओर लग रहा है। यदि यह बल बिंदु से बाहर की ओर लग रहा है और ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर दे रहा है तो ऐसे बल को आप कहेंगे टेंसाइल फोर्स। ठीक है, ये इसको आप कहेंगे तनाव बल। ठीक है बच्चों, इसके दूसरे विपरीत में अगर आप देखें कंप्रेसिव फोर्स क्या होती है, तो ये बिल्कुल टेंसाइल फोर्स का ही विपरीत भाग होता है। जिस प्रकार टेंसाइल फोर्स का प्रभाव होता है उसके ठीक विपरीत कंप्रेसिव फोर्स का भी प्रभाव होता है। कंप्रेसिव फोर्स, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है, कंप्रेस कर देता है। कंप्रेस करने का माने ये है कि इसका जो एक्शन है, जो नेचर ऑफ एक्शन है, वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, टुवर्ड द सेंटर, यानी बिंदु की ओर लग रहा है। यदि मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है M, इसका बिंदु यहाँ कहीं है और अब वो फोर्स इनके अंदर की तरफ लग रहा है जो कि उनके सेंटर के बिंदु की ओर लग रहा हो, तो ऐसी फोर्स को आप क्या कहेंगे, कंप्रेसिव फोर्स। अब देखिए ऐसा फोर्स लगने से क्या प्रभाव आएगा, प्रभाव ये आएगा कि अब इसका जो भी लेंथ था, जो भी लंबाई थी वो घट जाएगी, घट के क्या हो गई, छोटी हो गई। यानी कंप्रेसिव फोर्स किसी भी वस्तु को घटा करके छोटा कर देता है, वहीं पर जो टेंसाइल फोर्स है वो किसी भी वस्तु को खींच करके बढ़ा देता है। तो बच्चों ये था नेचर ऑफ फोर्स, जिसमें आपने पढ़ा टेंसाइल फोर्स एवं कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और साथ साथ जैसा आपको बताया गया है कि आप नोट्स भी बनाते चलें। इसके अलावा आपको कोई भी परेशानी आती है, किसी भी टॉपिक में कोई समस्या आती है, तो आप बेझिझक व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। उसका समाधान जल्द से जल्द आपको PDF के ज़रिए या ऑनलाइन वीडियो के ज़रिए किया जाएगा। साथ ही साथ अपनी पढ़ाई बरकरार रखें और किसी भी चीज़ से घबराएं नहीं, आपकी पढ़ाई लगातार चलती रहेगी। हम लोग यहाँ कार्यरत हैं, प्रयासरत हैं और आपसे ये दुआ करते हैं, आपकी जो मनोकामना है कि आप सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें।